ध्रुव स्वामी से प्रस्तुत है, जिनके माध्यम से हम पात्रों के चरित्र को समझेंगे और उनके मूल मनोभाव जो उनके भीतर हैं या उस समय की जो परिस्थितियां हैं वो उसको हम समझेंगे। अब यहाँ शकराज जो है उसने अपने दूत खिंगिल को रामगुप्त के पास में संधि के अंतर्गत भेजा है कि भाई या तो वो युद्ध करे या ध्रुव स्वामी को उसके शिविर में पहुंचाए, जो कि एक संधि पत्र के अंतर्गत ये बात अगर है, या हमारे संधि नियमों को स्वीकार करे। खिंगिल ने वहाँ जाकर कहता है कि महाराज, मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि हम लोगों का अवरोध दृढ़ है, उन्हें दो में से एक करना होगा, या तो अपने प्राण दे अथवा हमारे संधि नियमों को स्वीकारे। तो वो कहता है कि भाई रामगुप्त ध्रुव स्वामी को देने के लिए राजी है और ध्रुव स्वामी थोड़ी देर में आपकी सेवा में शीघ्र उपस्थित होगी। उससे पूर्व का संवाद देखिए, क्योंकि शकराज जब तक खिंगिल जो उसका दूत है रामगुप्त के यहाँ से वापस लौटा नहीं था कि भाई क्या समाचार लेकर के आया, तो उसका मन बड़ा चिंतित रहता है, बड़ा जो है परेशान वो रहता है। वो कहता है कि कोमा जब कहती है शकराज से कि भी आज आप इतना जो है उदासीन क्यों लग रहे हैं और इतने क्या तुम्हारे मन में चल रहा है, तो क्या मुझसे नहीं बांटोगे? क्योंकि वो कोमा जो है शकराज से क्या करती है, प्रेम करती है। लेकिन जो है शकराज उस बात को टालते हुए कहता है कि आजकल मैं जैसी भीषण परिस्थिति में उसमें अन्यमनस्क होना स्वाभाविक है, तुम्हें ये भूल जाना चाहिए। तो फिर वो कहती है कि भाई इन दुश्चिंताओं में मेरा क्या कोई भाग नहीं है क्या वो मतलब उसके पर अपनी बात कहती है कि भाई मैं तुम्हारी इन सब जो है तुम्हारी पीड़ा है, तुम्हारे जो कष्ट है, उसमें क्या मैं शामिल नहीं हो सकती क्या? तो वो कहता है कि तुम्हारे हृदय को उन दुर्भावनाओं में डाल करके मैं व्यथित नहीं करना चाहता। और कहता है शकराज कि मेरे सामने जीवन मरण का प्रश्न है। तो उसी बात का जवाब देते हुए ये संवाद वो बोलती है शकराज के सामने कि प्रश्न किसी के सामने नहीं आते, मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। वो कहता है कि शकराज जब संधि प्रस्ताव के रूप में ध्रुव स्वामी की मांग करता है तो उसके मन में अनेक प्रकार की दुश्चिंताएं उसको घेर लेती है कि पता नहीं जो संधि प्रस्ताव लेकर के जो दूत गया है खिंगिल, वो अभी तक लौट कर नहीं आया है। और शकराज उन एकांत में वो सारी जो चिंताएं उसके आसपास बिखरी पड़ी हैं उनको समेट लेना चाहता है, उनको एकाग्रचित्त वो होना चाहता है, लेकिन फिर भी सारे प्रश्न उसके दिमाग में घूमते रहते हैं और सारी जो चिंताएं उसके मुँह बाएं खड़ी हुई हैं, क्योंकि दूत लेकर अभी जो समाचार लेकर के नहीं आया था, लौटा नहीं था। और कोमा उसके आगमन की आहट पा करके खड़ी होती है और मतलब शकराज की, और उसी चिंतित मुद्रा में जब देखती है तो उससे ये कहती है, तो क्या कहती है कोमा शकराज से कहती है कि प्रश्न, जब वो कहता है कि जीवन मरण का प्रश्न, तो वो कहता है प्रश्न किसी के सामने नहीं आते और मानव की जो परिस्थितियां हैं वही प्रश्न तैयार करती है और मानव के समक्ष जो है बड़े बड़े प्रश्न खड़े करती है, सारे प्रश्नों के जो है परिस्थितियां ही उपस्थित करती है। और मनुष्य के भीतर यदि साहस है, धैर्य है, तो सभी प्रश्नों का समाधान भी उसे मिलता चला जाता है, समाधान भी होता जाता है। और वो कहती है कि इस दृष्टि से मनुष्य के लिए जो प्रश्न खड़े होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, उपयोगी होते हैं। और मनुष्य उन्हें भाई अगर प्रश्न उसके सामने समस्याएं हैं, चिंता है, तो वो जैसे कि उसने संधि का प्रस्ताव भेजा है, ध्रुव स्वामी को मांगा है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसके सामने क्या समस्या आ पड़ेगी, तो उस सबका सामना करने के लिए उसको तैयार होना चाहिए। तो कोमा कहती है कि सब जो है प्रश्न भी वही तैयार करता है, तो समाधान भी उसे ही ढूंढना चाहिए, इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ जो प्रश्न जो है मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी भी होते हैं, मनुष्य उन्हें अपने लिए जरूरी मान करके ही उन्हें आमंत्रित करता है, क्योंकि उसको पता है कि सारी जो चिंता जो है खुद ने उसने तैयार की है शकराज ने रामगुप्त के पास दूत को भेज करके। फिर वो आगे कहती है कि मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही वो जाल बुनता है। मकड़ी जैसे जाला बुनती है और फिर उसमें लटकती है, उसी प्रकार से वो अपने आसपास प्रश्नों के जाल बुनता है और उन प्रश्नों को बुनता है जो उसके लिए उपयोगी होता है और उसमें उलझता वो जाता है। और मानव जीवन में सबसे पहले क्या आती है, समस्या आती है और बाद में उसका समाधान खोजा जाता है, मतलब प्रश्न है तो समाधान भी है। उसी प्रकार से वो कहती है कि मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। जीवन की प्राथमिकता क्या है, प्रसन्नता, उल्लास
और मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को वो आमंत्रित करता है। उससे जो है उदासीन नहीं होना चाहिए महाराज। इसलिए शकराज से वो कहती है कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे संघर्ष के, ऐसे परेशानी जो प्रश्न आपने जो आपके आसपास है उनका समाधान खोजते हुए उन क्षणों की जो है आपको क्या है, आनंद की, ऐसे संघर्ष में जो है आनंद की अनुभूति करनी चाहिए, ना कि इतना अधिक विचलित होना चाहिए। इस प्रकार से वो शकराज से अपनी बात को कहती है। फिर इस बात से वो शकराज को बुरा लगता है, वो चिढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बात को कहती है। और फिर वो कहती है कि शकराज कहता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही नियामक समझता हूँ और पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए कभी उत्सुक नहीं था, मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था, है ना। तो फिर वो कहती है संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीति बन जाते तो इस उपद्रव से अलग रह सकते थे। वो कहता है कि ये मुझसे नहीं हो सकता। अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय न करे तो अच्छा। तो वो कह रहा है कि जब तुम तैयार नहीं थे युद्ध के लिए तो तुमने इस प्रकार का संधि प्रस्ताव और युद्ध का जो है प्रस्ताव क्यों भेजा? क्योंकि अभी तक दूत लौट करके नहीं आया था कि भाई रामगुप्त, अब उधर जो रामगुप्त वो खुद ही कायर था, है ना, और अयोग्य सम्राट था। वो तो सहर्ष उसने ध्रुव स्वामिनी को नानुकुर किए बिना उसने भेज दिया और साथ पे जो है उसको चंद्रगुप्त जो है वेश बदल करके वहाँ आता है। इस प्रकार से ये जो है संवाद शकराज और कोमा के बीच में होता है।